एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर को समझेंगे, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर कैसे चल रहा है, बेसिक है ना, एग्रीकल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। इसमें भी वही होगा कि अगर आपने स्टार्ट करना है, किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, कोई भी थीम, कोई भी कोड जो आपका एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर रहा है, उसको इससे जोड़ा जा सकता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था ना, आवर फार्मर्स आर प्राइड ऑफ द नेशन, क्या कहा था उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। जब कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे होते हैं ना, ओवरऑल जब भी इसने कि एग्रीकल्चर आजकल क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में कैसा था, वही होगा ना कि आप इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, आप कल्चर से जोड़ सकते हो, है ना, आप इसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की एग्रीकल्चर कैसे डेवलप किया है, या इंडिया में, या बिल्कुल पोटेंट बात कर रहे हैं, या आजकल सबसे बड़ा थीम क्या है, डबलिंग द फार्मर इनकम, ठीक है, कि फार्मर की इनकम को हमने डबल करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, कोई भी एक थीम है ना, तो ये जो जो मेजर मेजर थीम्स न्यूज में चल रहे हैं ना, इनको हम साथ में कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। स्पेसिफिकली एक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का बेसिक एक आपके पास डेफिनेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, ये एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग including cultivation of the soil for growing of crops and rearing of animals to provide food, wool and other products, ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन है ना कि एग्रीकल्चर की अपने पास रख लो। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, फिर इसके कुछ एस्पेक्ट्स, जैसे इंडिया में क्या चल रहे हैं, जैसे कल्चरली हम कनेक्ट करते हैं ना, भगवान से कनेक्ट करते हैं, देवी अन्नपूर्णा है ना, अन्नपूर्णा से हम कनेक्ट करते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें उस अब ये तो है ही, जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो कहीं पर भी, है ना, कोई अलग अलग रिसोर्सेज मिले हैं ना, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर जैसे राइस ग्रोइंग है, हमको कैसे पता लगा पहली बार, वो जैसे राइस फील्ड्स है, कहाँ पर मिला था, कालीबंगन, है ना, राइस वो प्लोड फील्ड्स पहली बार मिली थी, ठीक है ना, तो उस पर कर सकते हो। बट वही ना, बेसिक थीम्स कुछ हमारे दिमाग में रहने चाहिए। जैसे एक तो ये रहता है कि एग्रीकल्चर की अलग अलग टाइप्स क्या है, ठीक है, किस किस तरह का एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में चलता है। इसमें अगर आप देखोगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, कहां पर होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक एरिया को साफ किया, फिर उसमें क्रॉप को उगाया, जब तक उगा ठीक है, अदरवाइज चेंज कर दिया, है ना, हिंदुस्तान में बहुत टाइम से चल रहा है। झूम, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम रहेंगे। फिर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें क्या कर रहे हैं, इतना उगाते हैं कि जितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जितना हम खुद खा रहे हैं बस उतना। और क्या ये एक एट्रीब्यूट है हमारे, जैसे ना एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर मेजॉरिटी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, ज्यादातर जो लोगों के पास जमीन है less than 1 हेक्टेयर, ठीक है, तो हाँ ज्यादातर लोग सब्सिस्टेंस कर रहे हैं। फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, एक बड़े लेवल पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा, तो ऑर्चर्ड्स है ना, एक बड़े लेवल पे प्लांटेशंस है, बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हो। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक छोटी सी जमीन है, इसमें बहुत, वैसे ना कि जैसे चावल उगता है हमारा, इंटेंसिव उगता है, गंगा के जो प्लेन्स होते हैं उसके अलोंग चीजें इंटेंसिवली उगाई जा रही है, तो ऐसा हो रहा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। फिर प्लांटेशन है, ठीक है ना, प्लांटेशन में उगा रहे हैं, बड़ी चाय के बागान है, ठीक है ना। मिक्स्ड फार्मिंग, आजकल इस पे भी बहुत फोकस हो रहा है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही फार्म में की जा रही है, एक का वेस्ट दूसरे के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि, है ना, एनिमल हस्बेंड्री है, जो भी उनका डंग वगैरह निकल रही है उसको आप एक फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हो, है ना, पानी का एक टैंक बना दिया, उसमें फिश बना दी, है ना, जो फिश है उसमें फिर होता है कि जो बाकी चीजें, एक का वेस्ट दूसरे का फीड, इस तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो आपकी पॉकेट से पैसा जितना आ रहा है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर कमर्शियल फार्मिंग है, स्पेसिफिकली पैसे को ही अर्न करने के लिए अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम आजकल देखेंगे पॉली हाउस है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, स्पेसिफिकली किस लिए, कमर्शियल फार्मिंग है, या आपका ये हम कहते हैं फ्लावर्स को उगा रहे हैं, ठीक है ना, तो स्पेस हम क्या चाह रहे हैं, जैसे कैश क्रॉप्स उगाना जब वो, और इन जनरल अदरवाइज जो हम फार्मिंग है उसको कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं,
ताकि जैसे इंडस्ट्रीज का टेक्नोलॉजी का यूज करके ताकि जो प्रोडक्ट है बड़े लेवल पे हमको मिले, ठीक है ना। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इस तरीके से, और कमर्शियल अदरवाइज ऐसे एग्जांपल होते हैं जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा था, जो लोकेशंस होते हैं ना, प्रेरीज है, स्टेपीज है ना, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड में बहुत अच्छा क्रॉप्स उगती है ना, तो यस उनको कनेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिक आइडिया हमको समझ होनी चाहिए जब हम जा रहे हैं ऐसे को लिखना। फिर अगर हम बात करें एवोल्यूशन एग्रीकल्चर का कैसे हुआ है, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर, इसको हम समझते हैं, इसमें भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स अगर देखो, एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं कैसे इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर इश्यूज है जो देखते हैं। अगर आप चाहो है ना, आप पीछे भी जा सकते हैं। अगर हम पीछे जाए एग्रीकल्चर में तो कहाँ से हम चीजों को पकड़ सकते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले, है ना, बिल्कुल, है ना, पाशुपति गॉड से इनको कनेक्ट करते हैं। तो वहीं आपने स्टार्ट कहा था, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे राइस है, इसको कल्टीवेट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, ठीक है। फिर वैदिक पीरियड आ जाएगा, ठीक है। वैदिक में जब हम बात करेंगे जैसे जनपदास, महाजनपदास, रिपब्लिक्स थे, ठीक है, उस टाइम पर हमारी क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे थे, किन चीजों को उगाया जाता था, ठीक है, सीरियल्स कौन से थे, कल्टीवेशन कैसे हो रही थी, इसके बारे में। जैसे प्लोड उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सॉइल को प्लो करते थे, बट क्या हमारे पास वो आयरन का प्लो आ गया था, इस टाइम पर नहीं है। फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे, गाय का गोबर है ना वो यूज किया, काउडंग को आप यूज कर रहे हो, तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे। फिर मौर्यन एम्पायर है, ठीक है, जैसे आपका वैदिक के बाद मौर्यन आ जाएगा। मौर्यन में अगर हम बात करें मौर्यन पीरियड में, तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, उन्होंने सॉइल को कैटेगराइज कर दिया था, फंडिंग करी थी, ठीक है, डैम्स बना रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, तो ये सब एस्पेक्ट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पर मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। फिर इसके वजह से मिडिल एजेस आ जाएगी, फिर उसमें हम बात कर सकते हैं तमिल है, ये लोग क्या क्या चीजें उगाते थे, जैसे टर्मरिक है, मिलेट्स है, और स्पेसिफिकली जैसे हम बात करते हैं ना यवन प्रिय, जो आपका मेडिटेरेनियन एरियाज है, या बेसिकली यूरोप, यूरोप के साथ जो हमारा ट्रेड रहेगा वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ही होगा ना कि यहाँ पर लोग आएंगे हमारे ऊपर, जैसे कोलोनाइजेशन का बेसिस आए क्यों थे, सबसे पहले है ना स्पाइसेस के लिए आए थे, तो स्पाइसेस जो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट इंडिया में। फिर लेटर मिडल एजेस में जैसे ब्लैक पेपर है, ये काफी स्ट्रांग हो गया था, अकबर की रिजीम आई थी, है ना, उस टाइम पर भी जो टोडरमल का बंदोबस्त है, जमीन को कैसे डिलीनिएट किया जा रहा है, और रेवेन्यू सिस्टम जो इन्होंने एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं ना, यहाँ पर बीच में जो ये रहता है कि जैसे मौर्यज है, उनके टाइम पर वो आया था, लोहे का प्लो आया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर गंगा वैली में बढ़ गया था, ठीक है। जब आयरन आयरन एज है ना, जब आयरन एज आई उसके बाद ये चीजें बढ़ने लगी थी, और धीरे धीरे वो इवॉल्व करके जैसे अकबर की एज तक हम उसको ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर कॉलोनियल एरा में हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, फिर महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उसके बारे में बात हो सकती है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर उसका एवोल्यूशन हुआ था, कैसे उन्होंने जमींदारी, या सबसे पहले आपका जैसे बंगाल है, बंगाल की दीवानी ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर रेवोल्यूशन हो रहा है, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया है जमींदारी में एकदम। हाँ, ओपियम है, टी है, नई क्रॉप्स है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी होता है कि पॉवर्टी क्यों उनकी वजह से बढ़ी इस टाइम पर, इवन तो एग्रीकल्चर था, बट हम कह रहे हैं ना कि जो हमारी बाकी इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप उन्होंने नहीं होने दी, और एग्रीकल्चर में भी तो ये दोनों ही चीजें होती है ना, कि यस हमारे यहाँ पर क्रॉप्स भी उग रही है, जैसे इंडिगो जबरदस्ती उगवाई उन्होंने, ठीक है ना, बाद में ऑपोजिशन भी तो हुआ था। फिर जब इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पर हमने कैसे इवॉल्व किया, 5 ईयर प्लान के अलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, ठीक है ना। और जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कहा जाता है, वो क्या कहते हैं कि एवरीथिंग उन्होंने कहा था एवरीथिंग एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कैन वेट, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें वो वेट कर सकती है ना। उस पर फोकस रहा हमारा स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर के ऊपर, 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था, इरिगेशन पे फोकस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इनिशियली जब वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, रेफ्यूजीज आए थे, उनको हमने खाना खिलाना था, फिर बीच में इशू आ गया था,
सबसे पहले हमने क्या कोशिश करी थी, लैंड रिफॉर्म्स लाने की, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म्स ला रहे हैं। यहाँ पर कैसे हमने चेंज किया है ना, मूवमेंट्स इंडिया के अंदर कौन कौन से हुए हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है, ठीक है ना, मतलब पहले वो फंडामेंटल राइट था, अब एक लीगल राइट है 300A, ठीक है, तो चेंज कर दिया है उसका स्टेटस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें करी है ना, एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लान बनाया था, इरिगेशन के लिए हमने डैम्स बनाए थे, ठीक है ना, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया हमारे डैम्स हैं, ठीक है, तो इरिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो दोनों एस्पेक्ट पैरेलली इंडिया के अंदर चल रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, धीरे धीरे लैंड रिक्लेमेशन पे काम किया है कि जो जमीनें जैसे खराब हो चुकी है, वेस्ट लैंड बन चुके हैं, वहां पर क्या करना है, हमने दोबारा से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए फिर जब चेंज हुआ, फिर HYV सीड्स का कॉन्सेप्ट लाए हम, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी, ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसमें हमने क्या क्या चीजें, वीट की वैरायटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की। क्यों हमने ये कोशिश करी है, ताकि हम सेल्फ सस्टेनेबल, खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो सके फूड में। बीच में इशू आया था, हमने डिमांड करा था अमेरिका से खाना, है ना, तो उन्होंने मतलब खराब ग्रेड का हमको खाना भेजा था, बेसिकली वहां पर उनके जानवरों को खिलाया जाता था, उस ग्रेड का खाना उन्होंने हमको भेजा था। इशू वो भी था कि वो चाइना वॉर चल रहा था, फिर रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप थे, उस वजह से, है ना, जब हमारे को फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ था, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा चेंज होने लगा, है ना, हमने फूड सिक्योरिटी पे काम करने लगे थे। फिर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको डेवलप किया, अभी भी ना एक मेजर इंस्टीट्यूशन, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में। फिर धीरे धीरे हमने और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना शुरू कर दिया था, जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर हम देखें ना, यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। इससे पहले आपने रेवोल्यूशंस लाए थे 1960 में, जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ और भी एस्पेक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि ये येलो रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, जो भी एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करेंगे। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था, डेयरी, है ना, डेयरी के लिए हम कर रहे थे, व्हाइट रेवोल्यूशन है। फिर ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था, मछलियों के लिए था, ठीक है ना। तो इस तरीके से राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए है। तो अलग अलग ये रेवोल्यूशन हमने लाए ताकि ओवरऑल हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे रिफॉर्म्स आ रहे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे 1991 के बाद, जो नई हम इंडस्ट्रीज है, नई आप टेक्नोलॉजी, है ना, तो इवन आजकल तो AI को भी इंटीग्रेट करने की बात हो रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इन जनरल टेक्नोलॉजी को लाना, ठीक है। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए हैं, ठीक है, साथ में आपने इरिगेशन करनी है, इरिगेशन करेंगे। इसके अलावा हमने क्या किया था इसके अंदर प्लान, ठीक है ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और आजकल बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और आजकल क्या हम बात कर रहे हैं, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, आजकल हम इसकी बात कर रहे होते हैं। तो एक एवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ है ना, इसके बारे में गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे चल रही है, तो एक अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए कैसे आजादी से पहले से लेकर आज तक इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, क्योंकि वो होता है यूजेज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्दर अगर हम बात करते हैं, क्या सोच के जाएं कि एग्रीकल्चर है, हमारे लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है ना, एग्रीकल्चर को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है ना, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कहाँ है, आज भी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। तो अगर हम फूड सिक्योरिटी, एक तो इन जनरल एग्रीकल्चर अगर होगा, फूड सिक्योरिटी है ना, देश की फूड सिक्योरिटी के लिए
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा एम्प्लॉयमेंट। आज भी अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड है ना। तो फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम बात करते थे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। अगर आप देखो अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो माना जा रहा है कि पंजाब में है ना गवर्नमेंट नहीं आ पाई जो सेंटर में थी, क्या एक मेजर रीजन कहा जा रहा है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है ना। तो यस, एक वोट बैंक वाला जो है वो भी इशू है एग्रीकल्चर में। बट उसको अगर आप समझो तो मेजर क्या है कि है ना वो फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो यस, इट्स अ इम्पॉर्टेंट इशू। अगर खाने में आपका इन्फ्लेशन हो रही है, इमीडिएटली अगर इन्फ्लेशन होती है तो उससे सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर कोई भी इशू आएगा, ड्रॉट आ रहा है, फ्लड आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में जो डायरेक्टली हमारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है ना। अगर आप ऐसे समझो सोशली एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी पे। जो भी हमारे फेयर फेस्टिवल अगर ध्यान से देखो ना तो वो किससे कनेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर के सीजन से। लेकिन जिस टाइम पे बंदे फ्री हैं उस टाइम पर वो एंजॉय करेंगे। जिस टाइम पर एग्रीकल्चर का मेन सीजन, तो तब देखना ये शादियां वगैरह होती है किस टाइम पर होती है, बरसातों में, है ना। लोग नहीं बोलते इनकी शादियों में बरसातें क्यों हो रही है। जनरली शुरू से वो सिस्टम ऐसा बनाया गया ना, जब लोग फ्री होते हैं थोड़ा उस टाइम पर, है ना। जैसे मकर संक्रांति है, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कब ओणम है, कब मनाया जाता है, हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक, बैसाखी क्या है, हार्वेस्टिंग सीजन। जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पर भगवान को थैंक यू कर रहे हो, बट हाँ उस टाइम पे आप फ्री भी हो, तभी आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। तो वो सारे एस्पेक्ट जो हमारा सोसाइटी है वो मतलब डीपली कनेक्टेड है आपके या बेसिकली कल्चर का एस्पेक्ट अगर हम कहें ना, ये कल्चरल एग्रीकल्चर से जुड़ता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी फूड हैबिट्स है ना, जिस एरिया में जो चीज होगी उस हिसाब से फूड हैबिट्स होती है। ठीक है। और इन जनरल जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें है ना सोसाइटी की, तो हमारा कैसी सोसाइटी की हेल्थ है ना किस चीज पे डिपेंड करेगी। न्यूट्रिशन एक बेसिक चीज है। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो वो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स होती है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है ना। ओवरऑल एक सोसाइटी पे इसका बड़ा इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इससे रिलेटेड रहेंगे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें है ना, तो इकोनॉमी में अगर हम एग्रीकल्चर को जोड़े, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी के लिए। सबसे ज्यादा जनता यहाँ पर है, भले ही जीडीपी में इसकी प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखोगे है ना, एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन अभी भी एग्रीकल्चर से पैसा आ रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखो इश्यूज भी इसके, जैसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ही काम पे, जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उस खेत में मतलब ऐसा कहा जाता है डिसगाइज्ड में ना, कि अगर एक बंदे को, उस बंदे को हटा भी दिया जाए ना तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। किसी इंडिविजुअल को अगर हम हटा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, घर के सारे लोग लगे हुए खेत में है ना, तो 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर 2 भी करते और पूरे दिन करते तो काम हो सकता है। मतलब 2 लाख काम है, कर 5 रहे हैं, तो डिसगाइज, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट वो हमारे एग्रीकल्चर में है। बाकी इकोनॉमी को अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कतें आती है तो क्या डायरेक्टली इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, अगर प्राइमरी प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है तो हम इकोनॉमी नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है ना। इकोनॉमी की ग्रोथ वहां पर नहीं होगी। तो ये एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटले है ये सब भी एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जितनी है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होगी उसमें भी प्रोडक्ट यहाँ से यूज होते हैं। ठीक है। बाकी इन जनरल अगर हम समझे कि जो एग्रीकल्चर है ना, क्या ये ओवरऑल देश की एक तो फूड सिक्योरिटी है ना। हम ये नहीं कहते जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी अभी ये एक्ट बना रहे थे ना हम, ताकि खाना सब लोगों को मिले, कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है। पीडीएस है, पीडीएस में हमने खाना देना है सब लोगों को। ये सब भी किससे रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देश में कितनी हो रही है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। बाकी इसके साथ और भी जैसे कॉन्सेप्ट जुड़े रहते हैं। एक ये भी था कि एक्सपोर्ट ऑफ वाटर
कि जैसे कुछ वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, कई बार क्या होता है वाटर गजलिंग क्रॉप्स हम उगाते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे चावल है, शुगर केन है, इसमें क्या है ज्यादा पानी लगता है। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनका डेफिसिट है पानी का, वो क्या करते हैं वाटर गजलिंग जो क्रॉप्स है वो इंपोर्ट कर लेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फिर जो चीनी है, चीनी का हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, बाकी अगर हम समझे इकोलॉजिकली एग्रीकल्चर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, अगर हम देखेंगे ना, बीच में ये बात हो रही थी कि जो क्रॉप लैंड है वहां से मीथेन का एमिशन होता है बहुत ज्यादा। पानी खड़ा रखते हैं चावल में, चावल के लिए हम पानी को खड़ा करके रखते हैं तो मीथेन निकलना, ठीक है। बाकी यहाँ इकोलॉजी अगर इन जनरल देखो, एग्रीकल्चर से हम उस जगह की इकोलॉजी को ही चेंज कर देते हैं, उस एरिया में जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, क्योंकि जब आप एक क्रॉप उगा रहे हो तो वहां पर यस जो इकोलॉजिकल इंटरवेंशन एक बड़े लेवल पे होता है। हम वहां के जो ऐसे होते हैं छोटे जानवर वगैरह हैं या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल्स को इम्पैक्ट करते हैं। आपने पेस्टिसाइड डाल दिया तो मार दिए, है ना, स्पेसिफिक क्रॉप में वो हेल्पफुल है तो हम उनको रख रहे हैं। और एक चॉइस ये हमारे हाथ में है ना कि क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है। तो फायदे क्या है, साथ में चैलेंजेस क्या है, दोनों एस्पेक्ट्स हमने देखने होते हैं। और इन जनरल अभी देखो स्टेटस में क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स एग्रीकल्चर के जो हम ध्यान में रखेंगे ताकि यूज किए जा सके। जैसे अगर देखिए आप एक्चुअल में आजकल एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज चल रहे हैं या क्या स्टेटस है, एक तरफ हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, सबको खाना मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ हम क्या बात करते हैं न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स की, कि सब लोगों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। आजकल एग्रीकल्चर में क्या जोड़ रहे हैं हम, फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं। ये क्या होता है, जैसे वो आयोडीन नमक, क्या आपने आयोडीन नमक खाते हैं, वो क्या है फूड फोर्टिफिकेशन, आयोडाइज सॉल्ट, है ना। इसमें जो सॉल्ट रहे मतलब उसमें आपने कुछ ऐड कर दिया ना, आयोडीन ऐड कर दिया ताकि लोगों को भी कुछ बीमारियां ना हो, जैसे घेंगे की बीमारी होती है। उसी तरीके से बीटा कैरोटीन है, गोल्डन राइस बनाया है तो बीटा कैरोटीन चावल में मिला दिया है ताकि एब्जॉर्प्शन में इजी रहेगा लोगों के। तो फूड फोर्टिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं कि खाने की क्वालिटी बढ़ाना, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, अगर दोनों ही तरफ देखोगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, अगर ऐसे ना कि पैराडॉक्स देखने हैं, तो पैराडॉक्स क्या है, एक्सपोर्ट आपका बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, और इन जनरल अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है, या लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या वो ग्राउंड लेवल पे जा रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है गाँव में, है ना, बिल्कुल लोग सुसाइड कर रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम्स है साइमल्टेनियसली चल रही है ना। तो यहाँ पर जैसे हंगर इंडेक्स, यस इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओईसीडी की स्टडी है, हमारे जिस फार्मर्स हैं प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पा रहा है। तो वही कि एक तरफ हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, तो आप पैराडॉक्स दिखा सकते हो स्टेटस में। अभी जो हमारे स्टेट क्या है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मार्जिनल फार्मर्स की, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ये है मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन होती है। तो अभी भी हिंदुस्तान में अगर आप देखो 67% जो फार्मर्स रहेंगे, 67% लोग के पास जमीनें 1 हेक्टेयर से कम है, तो मतलब ज्यादातर लोग, और 1 हेक्टेयर जो है इसमें सबसिस्टेंस ही हो सकती है। मतलब जब आप रहोगे यहाँ पर तो जो एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, बस इतना कमा लोगे कि आप इतना चीजें उगा लोगे कि आप वो खुद खा सकते हो, ठीक है। तो यस, हाँ ठीक है, बट मतलब मैं हम ये कह रहे हैं कि ये 67% लेस देन, मतलब बेसिकली मार्जिनल कौन थे, लेस देन 1 हेक्टेयर, मतलब इसमें वो सारे लोग हैं जिनके 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है ना। इसमें फर्दर अगर हम बात करेंगे, जैसे वो दिखाने के लिए एक्चुअल फैक्ट, जैसे 5% जो हमारे हिंदुस्तान में टॉप एग्रीकल्चरिस्ट है, टॉप एग्रीकल्चरिस्ट के पास 32% जमीन है, तो एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो भी ये एग्रीकल्चरिस्ट रहेंगे।
ज्यादातर जमीन, तो एक इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो कुछ जमींदारों के पास बहुत ज्यादा है ना, बाकियों के पास जमीनें नहीं है। तो हाँ, एक इनइक्वालिटी है, आप इसको दिखा सकते हो। अगर हम बात करेंगे कि ग्लोबली, है ना, हिंदुस्तान में 60% लैंड, जिसे हम कहेंगे ना, ग्लोबली वर्ल्ड में इंडिया हैज क्लोज टू 60% लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड रहेगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में। फिर भी हंगर देखो कितना है, ठीक है ना, कितने लोग हैं जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को जोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंडिया है, इंडिया की जो जमीनें हैं कैसे काम कर रही है, इश्यूज क्या क्या है, अगर आप देखोगे प्रॉब्लम्स क्या क्या हम फेस कर रहे हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है, कुछ जगह पर फ्लडिंग हो रही है, कुछ जगह पर ड्रॉट पड़ रहा है, सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम है। सैलिनाइजेशन क्या होता है? सैलिनाइजेशन यस, जब हम बात कर रहे हैं, देखो क्या होता है ना, जमीन है, हम इसमें पानी रखते हैं, जैसे चावल वाला एरिया है, चावल वाले एरिया में हम पानी को खड़ा रख रहे हैं, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है। जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वहां पर वही कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉल्ट नीचे से ऊपर आ रहे हैं, या फिर पानी भी होगा उस पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और अगर ये पानी ग्राउंड वाटर है तो हाँ और सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इन सब रीजन से वहां पर जो पानी है या जमीन है उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो फर्टाइल नहीं रहेगी, है ना। वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कुछ टाइम के लिए इसमें चला देंगे, बट एक टाइम बाद क्या होगा कि जमीन प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही। जैसे हिंदुस्तान में ब्लैक स्पॉट्स बन गए, हरियाणा वगैरह में कई जगह, अब क्या कर रहे हैं, वो जमीन है, जमीन में गड्ढा ऐसा खोद देंगे, उसके अंदर वो डाल देंगे, क्या बोलते हैं, तरपाल, फिर उसमें पानी भर देंगे, फिर उसमें फिश उगा रहे हैं, ठीक है, फिश, ये फिश तो पीसी कल्चर कर रहे हैं ताकि लाइफ चल पड़े, ठीक है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है। अब इसमें क्या करना है, जैसे आप प्रॉब्लम बता, तो क्या है, कुछ फैक्ट्स ऐसे जो एग्रीकल्चर के बारे में हम तैयार करके जाए, जैसा क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली फैक्ट्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप बता सकते हो, जैसे कुछ हो रहा है, ठीक है, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लाई जाए, कैसे चीजों में रिफॉर्म किए जाए। तो कुछ एस्पेक्ट्स इस तरीके के आपको सोच के जाने पड़ेंगे कि कौन से रिफॉर्म्स हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं अलग अलग चीजों। जैसे अभी हम जमीन की बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर जैसे छोटी जमीनें हैं, छोटी जमीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड तो ये हो गया था कि फर्टिलिटी की, जैसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है, हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ज्यादा यूज हो रहे हैं, अगर इस चीज को हम चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को चेक करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड की हेल्प से, और फिर उसमें क्या बेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ दी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालना चाहिए हम वो डालेंगे, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कह रहे हैं, लैंड बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, लैंड बैंक में क्या करते हैं, जमीनें एक साथ कर देते हैं। अभी लोगों को डर क्या रहता है, लोगों को डर ये रहता है कि मेरी जो जमीन है वो दूसरा बंदा खा लेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमने, वहां पर सब लोग आएंगे एक साथ, और जो आपकी जमीन है ना, मतलब एक तरह से लैंड बैंक में क्या होता है, मैंने जमीन डिपॉजिट कर दिया, मेरे को ये टेंशन नहीं है कि मैं, क्योंकि उसमें ऑनलाइन उसको कर लेंगे मार्क, तो अब कोई उसको हड़प नहीं सकता। फिर क्या हो सकता है, वो सारी जमीनें एक साथ कर ली। जैसे महलवारी सिस्टम पंजाब में क्यों आया, या हम कहें ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में क्यों आया, क्योंकि वहां पे महलवारी सिस्टम था। महलवारी सिस्टम में क्या होता है ना, सब लोग अपनी जमीनें इकट्ठी करके अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, बस ये होता है कि एक बड़ी जमीन बना देते हैं ताकि उस पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि फिर इम्प्लीमेंट्स वगैरह ज्यादा यूज किए जा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, गरीब आदमी वो नहीं कर सकता। तो वही है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हो रही है आप उनके बारे में बता सकते हो। जैसे सीड्स है ना, तो सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है, ठीक है। आजकल जीएम क्रॉप्स है ना, जीएम क्रॉप्स यूज, जीएम क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, बीटी कॉटन, है ना, बैसिलस थोरेंजिसिस, है ना, बीटी कॉटन यूज किया जा रहा है। हाँ, अब तो काफी आ चुका है ना, यस, मस्टर्ड भी आ गया हुआ है ना। रादर ये तो इंडिया में ही है, पेंटेल जी ने किया था मस्टर्ड, जी पेंटल जी ने बनाया था ना, हाँ मतलब बन तो गया है, दिल्ली में बनाया था ना, बट हाँ इसको भी अप्लाई तो ही किया है। हाँ
कंट्रोवर्सी में चला हुआ है, वो कह रहे हैं कि क्या, देखो कॉटन तो हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, बीटी कॉटन तो इंडिया में उग रहा है, ठीक है। मस्टर्ड है, मस्टर्ड के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो DMH11 है ना, उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है ना। तो है ना, हो गया हुआ है 27 अक्टूबर को 2022 है ना, कि इन्होंने इंडिजिनस वेराइटीज जो है GM की उनको दे दिया हुआ है कि कर सकते हैं हम स्टार्ट यहाँ पर। बट जैसे हम बात कर रहे हैं ना इसके अंदर इश्यूज या रिफॉर्म्स, अभी तो हम देखो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें GM, अगर स्पेसिफिकली आप इश्यूज की बात करें वहां हम बात कर सकते हैं GM के इश्यूज। ये एक ऐसी चीज है ना कि आप एक बार इन्वायरमेंट में शुरू कर दें, क्यों इसको क्वेश्चन किया जा रहा है, एक बार स्टार्ट कर दिए वापस नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब वो अगर GM आपका GM वीड हो गया तब क्या करोगे, है ना। जेनेटिकली आपने बीटी बना दिया, बैसिलस थोरेंजिसिस की जीन्स लाई और वो कॉटन में डाल दी, कल को जो आसपास का घास था उसमें भी बैसिलस थोरेंजिसिस की उसने जीन्स उठा ली, फिर क्या होगा, तो टफ है वो, आप वापस नहीं कर सकते बेसिकली नेचर, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। और इश्यूज है, अभी भी बात हो रही है, बॉल वॉर्म है, कि कितना इफेक्टिव है उसके ऊपर, और मेन इशू ये कि कहीं ये इन्वायरमेंट में चला गया, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन होती है कई कई सालों, मतलब ऐसा नहीं होता कि हजारों सालों में कोई एक चीज वेरी करती है, वहां पर बहुत टाइम लगता है, और हम यहाँ तो क्विकली कर सकते हैं। तो यस, अगर इशू की तरह देखना है इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आप इरिगेशन की बात करो, ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी हम कितना काम कर रहे हैं इरिगेशन पे, ठीक है ना। डैम से शुरू किया था, आजकल क्या है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, मनरेगा के अंडर भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, वही बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे हेल्प कर रही है ना, टैंक इरिगेशन है, कर सकते हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर रही है। फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है। से एक इशू तो बेसिक क्या रहेगा अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, जैसे यहाँ पर कि एक फर्टिलाइजर का यूज पहले हमने प्रमोट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, NPK, है ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, 3 चीजों का एक रेशियो रहता है। फिर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जाए, है ना, इन एस्पेक्ट से हम दूर हों, स्पेसिफिकली केमिकल फर्टिलाइजर है, इसमें हमको थोड़ा सा कम करना है अपना। तो अभी क्या कर रहे हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर हमने क्या करना है कि बाहर से कोई, है ना, एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं लेने, खुद से ही, है ना, कि एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं यूज करने हैं, है ना, कैंचुए की खाद बना रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस ला रहे हैं। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, आजकल हर चीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, इसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। लैब टू लैंड स्कीम है कि जो आपने लैब में बनाया उसको जमीन तक लाएं, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अगर नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहा है ना। बाकी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो ना, हिमाचल में कितनी सारी स्कीम्स रहेंगी मैकेनाइजेशन के लिए, इरिगेशन के लिए ही सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सब्सिडी में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग एरियाज में जो भी हमको रिफॉर्म्स लगते हैं हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में जैसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है, गवर्नमेंट कौन कौन से रिफॉर्म्स कर रही है, जैसे एग्रीकल्चरल मार्केट है, APMC एक्ट ना, APMC एक्ट लाई है अभी, इस तरीके से भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। MSP है, इसमें रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिफॉर्म्स, है ना, MSP दे रहे हैं, MSP की वजह से क्या हो रहा है, लोग मोटिवेटेड है, ठीक है ना। आप कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसकी वजह से बढ़ जाती है। कौन करता है MSP को, CACP, कौन, क्या फुल फॉर्म है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP, ये प्राइस डिटरमाइन करता है कि मिनिमम MSP कितना होना चाहिए। तो जितने भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं या आपको जो रिफॉर्म्स हैं अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे हम सोच सकते हैं, ठीक है। एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स होते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है कि सरकार न किन चीजों पे काम कर रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या रहेंगे, अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी स्कीम्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्ट करने की, प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड,
ठीक है, बना रहे हैं हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इसके अंदर आप मिनिमम, अब वही जैसे हम एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर रहे हैं। फिर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में भी आजकल जैसे नीम कोटेड यूरिया ना, इसको यूज करने की बात हो रही है। इवन हम फर्टिलाइजर में खुद फर्टिलाइजर बनाना, इसके लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। जैसे केचुआ है, केचुआ की खाद बनाने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको प्रमोट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इवन जैसे ये यूरिया रहता है, इसमें भी हम बात करें, अभी क्या हो रहा था, एनपीके का जो रेशो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जिस पे ज्यादा सब्सिडी मिलती है लोग उसको उगाते हैं, डालते हैं, है ना, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यूरिया पे सब्सिडी है, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जैसे बाहर से जब आप कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे सब्सिडी दे रही है, उससे क्या होगा कि एज पर द नीड ऑफ इंडिया फिर वो बन सकती है, मतलब जैसा फर्टिलाइजर हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ की जमीन उसके हिसाब से जो जो प्रोपोर्शन है। अभी क्या पंगा पड़ रहा था, ये वाला फर्टिलाइजर बनाओगे तो इस पे सब्सिडी है, बाकियों पे नहीं है। अब क्या हो गया कि जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, फिर एज पर द रिक्वायरमेंट बनाया जा सकता है जो फर्टिलाइजर है हमारी जमीन के हिसाब से। सॉइल टेस्टिंग, इससे क्या हो रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट लोग डालेंगे। और हाँ, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग में इन दोनों पे काम करें। सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रही है इंडिया में, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग इसके लिए करनी जरूरी है। अभी भी एग्रीकल्चरल वेस्ट बहुत है, ठीक है, इंडिया का। सब्जी, खासकर जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, टमाटर है, सब्जियां हैं, तो देखो ना, टमाटर की प्यूरी बना दो, कितने टाइम तक चलती है टमाटो प्यूरी, और उसको यूज किया जा सकता है, और लोग यूज कर रहे हैं बड़े बड़े होटल्स वगैरह में। क्यों ना उसको, अदरवाइज टोमेटो का देखो आप, ठीक है, पोटैटो लोग फेंक रहे होते हैं आलू, और आप देखो सड़े हुए चिप्स, लेज, है ना, उसको चिप्स बना के बेच पा रहा है। वही है ना कि फिर ई नाम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की अगर हम बात, इलेक्ट्रॉनिकली है ना, मार्केट्स को कनेक्ट करना ताकि प्रॉपर रेम्यूनरेशन फार्मर्स को मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, है ना, क्रॉप्स, है ना, फसल है, इसको इंश्योरेंस दे रहे हैं ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी स्कीम्स है, इसको आप जोड़ सकते हो। जैसे सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करें तो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी है एक, है ना, सॉइल की हेल्थ पे काम करने के लिए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो हमारे डेजर्ट बन रहे हैं उसके लिए ना हम काम कर सकते हैं। तो बेसिक गवर्नमेंट की स्कीम्स किस किस के लिए है, जैसे अगर हम सीड्स की बात करते हैं, हम हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की अलग से स्कीम है, नेशनल सीड पॉलिसी, ठीक है, 2002 में बनी थी सीड पॉलिसी, लोगों को बेनिफिट देने के लिए। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर के अंडर और छोटे छोटे सब मिशन रहेंगे। एक सीड के लिए भी है, सीड विलेज स्कीम, बेस्ट जो सीड्स रहेंगे उनको कलेक्ट करना। मैंने सीड वॉल्ट बना दिया गया है, कहाँ पर है, हिंदुस्तान में, लद्दाख में है ना, लेह में बनाया है। वहां इंटरनेशनल सीड वॉल्ट कहाँ है, हाँ, आइसलैंड में है, ठीक है, नॉर्वे में है, नॉर्वे में स्वालबार्ड, और हिंदुस्तान में है ना लद्दाख, लद्दाख में हम रख रहे हैं इनको। इसके अलावा अगर हम बात करें, है ना, इरिगेशन हमने देखा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर नीम कोटेड यूरिया, इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखो ना, जो एक तो हम बात करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की, कि लोगों तक पहुंचाओ, बैकवर्ड गांव तक पहुंचो, फिर उसके बाद एक जगह जहां प्रोसेस कर रहे हो और फिर दूसरा लोगों तक पहुंचाओ, कंज्यूमर है। तो इनसे कनेक्टिविटी, और इसमें यस जैसे इंश्योरेंस है, बहुत हेल्प करता है ये फसल बीमा योजना है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस भी आता है ना, और इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है कि अगर कोई इशू होंगे तो इमीडिएटली इसको एड्रेस किया जा सकता है। वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर रही होती है। और हाँ, जो हम एमएसपी की बात करते हैं वो तो है ही, कि एमएसपी देना, और फिर उसका जितना हमारा ये फूड का रहेगा ना, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उससे कनेक्ट कर देता है। देखो बेसिक जो सरकारी स्कीम्स हैं ना, उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना, वो किन चीजों पे काम कर रहा है, वो एस्पेक्ट्स भी हमको इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, हम्म।
बेसिक स्कीम्स ना, इंटरनेशनल लेवल पे FAO है काम कर रही है, नेशनल लेवल पे ना गवर्नमेंट कर रही है, फिर स्टेट लेवल पे हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, इस तरीके से भी हम अलग अलग स्कीम्स को डिलीनेट करके इकट्ठा कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी हम बता सकते हैं जो इन जनरल आजकल चल रहे होते हैं, जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ना, आजकल टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रही है तो उसको कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है एग्रो टूरिज्म का, है ना, एग्रो टूरिज्म। इसमें क्या होता है, कभी ऐसा है गोवा गए हो और गोवा में फिर आपको घुमाया हो, वहां पर जो नहीं होती चेरी उग रही है, नहीं क्या होता है वहां, स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी के खेतों में घुमा रहे होते हैं लोगों को, दिखा। हमारे यहाँ देखो लोगों को बगीचों में ले जाते हैं और बोलते ये देखो, है ना, ऑर्चर्ड्स में घुमा देंगे थोड़ा सा, या होम स्टे जैसी जगह बनाते हैं। मेरा एक दोस्त है उसने होम स्टे खोला हुआ है, तो वो क्या करता है, अपने पेड़ की कटिंग ही ऐसे करता है कि वो जो खिड़की है ना, खिड़की के पास से वो फिर वो ले जाएगा, बोले सर तोड़ के लाओ आप, उनसे सेब तोड़वाता है, ठीक है। और फिर तो कितना आप देखो ना क्या एक्सपीरियंस है, अपनी खिड़की से तुम तो एक सेब तोड़ो, फिर आपको एक छुरी दी गई है, सुबह सुबह उसको काटो और फिर उसको खाओ, फील ही अलग है। समझ रहे हो, एग्रो टूरिज्म, यस, लोगों को इसको इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। आजकल अर्बन फार्मिंग हो रही है, अर्बन फार्मिंग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अर्बन एरिया छोटे छोटे जिसने या तो पॉट्स है तो मल्टीपल पॉट्स को स्टैक करके एक बिल्डिंग में स्टैक करके, एक मशरूम है, जैसे मशरूम कैसे उगता है, स्टैक्स में उगता है, एक ही कमरे में बहुत सारे लेवल्स पे उगा रहे हैं। और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रहे हैं, पानी है ना, पानी के ऊपर, पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और अब पानी में उग रहे हैं, जमीन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे हम एक इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं, ये जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, मिक्स्ड फार्मिंग जैसे हम कहते हैं, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स एक साथ लाए जाए ताकि जो फार्मर है, फार्मर की जो मतलब एक तरीके से इनकम है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में साथ में आजकल क्या कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स है, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, एप्स ला रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब जैसे कब आपको सीड उगाने चाहिए, कब हार्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज, इन चीजों में भी गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या टेक्नोलॉजी की वजह से फोरकास्टिंग अच्छी हुई है ना, हमारी फोरकास्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, ये इम्प्रूव कर रहा है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे होते हैं, अभी भी इशू क्या होता है, जैसे एक्सपोर्ट हमारा जो है एग्रीकल्चर में वो कम क्यों हो रहा होता है, जैसे फाइटो सैनिटरी मेजर्स, कि बाहर की जो कंपनीज है या देश है वो हमारे ऊपर कुछ ऐसा फाइट मेजर लगा देंगे कि भाई ये चीज नहीं है, तो वो ये ना कि एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही चीजें नहीं कर रहे हैं हम। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसी तरीके से क्या हम एक एक्सपोर्ट लेड एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, है ना। स्टार्टअप्स वगैरह इस चीज पे काम कर रहे हैं। ग्वार की फली, ठीक है, ये उगा रहे हैं, ग्वार की फली काय में यूज होती है, ये थिक कर देती है, जैसे पानी थिकनर की तरह यूज करती है। तो जहां पर शेल गैस एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जैसे यूएसए में शेल गैस एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसके लिए यूज किया जा रहा है ना। हमारे यहाँ पर सी बकथॉर्न उगता है ना, तो सूखे एरिया जो है, लद्दाख है, स्पीति के एरिया में सी बकथॉर्न उगा रहे हैं, छरमा बोलते हैं, चाय बनती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, दवाइयों के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यस, इस तरीके से भी कनेक्ट की जा सकती है। बेसिकली वो फार्मर की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या क्या नए नए हम एस्पेक्ट्स, जीआई जीआई है ना, जीआई टैग्स दिए जा रहे हैं फार्मर्स के जो प्रोड्यूस रहते हैं, ताकि वो ज्यादा प्रमोट हो सके। बासमती है, बासमती को जीआई टैग मिला है, इससे फायदा होता है, ठीक है ना। बाकी हाँ, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ले रहा है, जैसे आजकल एक ईयर मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम बात करते हैं एग्री बजटिंग, एग्री बजटिंग। इसमें क्या करें, अलग से पैसा रखा हुआ है, कुछ प्रोविजंस रखे हुए हैं जिसमें आप ना बजट ही हम स्पेसिफाई कर देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्री बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, है ना। साथ में आप इनोवेशन हब्स बना रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए कि लोग है ना इनोवेट कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी ला सके, साइंटिस्ट हेल्प कर रहे हैं,
फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको साथ में ला रहे हैं। कोऑपरेटिव ग्रुप्स है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो हम बात कर रहे होते हैं, तो उस पे काम किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, सेब है, सेब की वाइन बना रहे हैं, जैम, जेली, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ना, और उसमें ओवरऑल कॉस्टिंग भी बढ़, मतलब एक तरह से लोगों को जो रिटर्न्स है वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही कि गवर्नमेंट किस किस एरियाज में काम कर रहा है। साथ में कुछ इश्यूज है ना, जैसे एग्रीकल्चर में इवन दो हमने इतनी सारी बातें करी, फिर भी आजकल क्या हो रहा है, डेट, डेट का इशू है। ठीक है ना, सुसाइड करते हैं फार्मर्स, ठीक है ना, सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, तो इस ये एक मेजर इशू है। और सारी क्रॉप, जैसे कॉटन है, कॉटन में स्पेसिफिकली बहुत हो रहा है, तभी जैसे इंश्योरेंसेस पे इंडिया काम कर रहा है ना, तो प्रमोट करें। वही इश्यूज क्या है, पानी का इशू, इरिगेशन का इशू है, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, जैसे हमारे ये पंजाब हरियाणा का जो एरिया है ना, यहाँ पर डिप्लीट कर रहा है पानी। फिर कैसे क्या चीजें ठीक की जा सकती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इस पे काम किया जा सकता है ना। हमारे यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री है, इस पे आजकल काम हो रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक को साथ में लाया जा रहा है, ताकि ओवरऑल जो फार्मर की इनकम है, इवन साथ में ऐसा ना कि डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हो रही है, जैसे हॉर्टिकल्चर की तरफ इनको प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि मंडी, फूलों की मंडी खोली जा रही है अलग से, है ना, हिमाचल प्रदेश में भी। तो वो है क्या, एक डाइवर्सिफिकेशन, जो फार्मर की इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है जो एग्रीकल्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक थीम हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर कैसे इवॉल्व कर रहा है, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है। तो इतना बेसिक हमारे दिमाग में होना चाहिए अगर हमने एग्रीकल्चर के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था। टॉपिक कहता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला कि ये स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, दूसरा हिंदुस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तीसरा फिर इसमें चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, और किस एरिया में स्ट्रक्चरल चेंज चाह रहे हैं हम, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, कृषि, कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन, इनकी चुनौतियां और इससे कौन कौन से अवसर आ रहे हैं, इस पे हमने लिखना है। समझ लो एक थीमेटिक डिवीजन क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ लिखना है और उसको कनेक्ट करना है पिछले पैराग्राफ से। एग्जाम्पल तो लास्ट में आता है, जैसे अगर सिर्फ मैं पॉली हाउस की बात करूंगा तो एक एग्जाम्पल था, बट अगर मैं उसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स, है ना, कैश क्रॉप से फिर ऑफ सीजन के लिए गवर्नमेंट बड़ा प्रमोट कर रही है, और उसमें जैसे ये हो गया, फिर उसमें पॉली हाउस, ये आगे तक चला गया। दूसरी तरफ इसी कैश क्रॉप में ही मैं हॉर्टिकल्चर ला सकता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इसका बड़ा थीम क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना सिर्फ एग्रीकल्चर करना है, ना उसमें और चीजें भी, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग की बात होगी या हॉर्टिकल्चर साथ में हो गया, ताकि वही कैश क्रॉप्स हो गए, ताकि बंदों को पैसा मिले। यस यस यस, जोड़ सकते हैं चीजों को, तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो हमने क्या बात करनी है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने सोचा पहले कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, हमको क्या दिख रहा है, पहले रेनफेड होता था, अब इरिगेशन यूज कर रहे हैं, है ना, पहले रिस्की था, अब हाई यील्डिंग वेराइटीज है, जीएम क्रॉप्स है, तो बेसिकली टेक है, लैब टू लैंड हो रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस दे रहे हैं हम, फिनेंसिंग हो रही है, सरकार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर रहा है, सरकार लोन्स दे रहा है, सरकार है ना सब्सिडीज दे रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटी हेलनेट वो गन्स, है ना, एंटी हेल गन्स है, सोलर फेंसिंग के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। अगर हम बात करें सस्टेनेबल की तरफ जा रहे हैं, पहले फूड सिक्योरिटी ही कॉन्सेप्ट था, अब क्या है, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, फिर ऑर्गेनिक,
पे काम हो रहा है, साथ में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, गति शक्ति कर सकते हैं कि अब देखो ना टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का इतना यूज हो रहा है, गति शक्ति यस कैसे चेंज आ रहा है। शुरू में क्या था, बस लोकल मार्केट तक ले जाने की, ई नाम इलेक्ट्रॉनिकली अब मार्केट से ना आप कनेक्ट कर सकते हो, यहां से पैक करके कहीं भी पहुंचा सकते हो, जीएसटी ने हेल्प कर दिया है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बढ़ चुकी है, हर चीज के लिए एमएसपी दिया जा रहा है, तो एक चेंज। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। तो शुरू में हमने स्टार्ट करना है तो किसी तरीके से यहां तक आना है, तो हम जा सकते हैं कि आप पीछे चले जाओ कि ओवर द पीरियड कैसे स्ट्रक्चरल चेंज, आप इंडिपेंडेंस तक भी, इंडिपेंडेंस पे खड़े हो गए उसके बाद शुरू कर सकते हो, आप वैदिक पे जाके खड़े होके वहां से चेंज कर सकते हो कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, कैसे इंसान, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये कैसे स्ट्रक्चरली ओवर द पीरियड चेंज हो रहा है। और साथ में जैसी जो भी बात करो, पहले तो देखो शुरू में तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमने डेवलप करना है, तो एक स्टोरी के साथ कर सकते हो, या कोई बड़ी स्कीम सरकार की, अब जैसे मान लो गति शक्ति ही है कि अचानक से एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज है ये, और फिर थोड़ा पीछे चल पड़ो, बट ये एक दिन में नहीं आया, गवर्नमेंट ने कैसे इतने धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंजेस करे, और फिर आप शुरू हो जाओ कि कैसे ये बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जब बॉडी में लिखोगे तो पूरा टॉपिक क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कोई भी एक आप स्ट्रक्चरल जो चेंज बता रहे हो उसमें अपॉर्चुनिटी बताओ। हम क्या कह रहे हैं कि पहले हम रेनफेड थे, रेनफेड से अब हम इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ से एक शिफ्ट बताया हमने, तो इसके अब हम क्या बताएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्या है इरिगेशन की, कि जहां पर जो क्रॉप नहीं उग सकती, ऑफ सीजन भी ले सकते हैं क्रॉप्स, या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ब्रेक नहीं होगी क्रॉप्स, है ना। और कैसे अपॉर्चुनिटीज इसकी आ रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, कैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स दो अलग अलग जगह पे, टाइप ऑफ इरिगेशन को थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट वही ना, कैसे कन्वर्ट हो रहा है। बट फिर चैलेंजेस क्या है, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम, पानी की अवेलेबिलिटी, ये एक चैलेंज है, ठीक है, सैलिनिटी का इशू है। वही अगर आपने इरिगेशन के लिए डैम्स बनाने हैं, डैम्स का एक इशू होता है, ठीक है, एक माइंडसेट लोगों का बदलना एक इशू है, डैम्स के लिए लोगों को हटाना एक इशू है, ठीक है ना। तो वो सब कि हम करना तो चाह रहे हैं, बट चैलेंजेस है ना, क्या फेस करें। तो हर चीज में ऐसे ही देखो, अगर हम ये बात करें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इश्यूज क्या क्या है ना। यस, फूड सिक्योरिटी भी क्वेश्चन आ जाता है, हमने इतना HYV यूज करना शुरू क्यों किया था, तो यहाँ पर यस इसके, इसमें अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है ऑर्गेनिक में, बट चैलेंजेस भी है, दोनों बताओ। बट फिर वही ओवरऑल एक शिफ्ट जरूरी है, कैसे किया जा सकता है ना। फिर रिपोर्ट बता दो कि हाँ कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक में भी प्रोडक्शन है ना वो बढ़ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ओवर द पीरियड अगर हमारे रिसर्च वर्क अच्छा हो तो हो सकता है विद न्यू क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हम ले सकते हैं इक्वल प्रोडक्शन, है ना। बट अभी तक मतलब ये तो ऐसा है ना, आप वो थीम लिख रहे हो, ऐसा होता है मैंने कुछ थीम इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, वहां पर आप चीजों को, ये ना ये राइटिंग स्टाइल है, ठीक है। कौन सा राइटिंग स्टाइल सही है ये कुछ नहीं होता, ये सिंपल है, पढ़ो, पढ़ के ठीक लग रहा है तो ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते, अब जैसे क्या है, ऐसा भी हो सकता है मैं सारी प्रॉब्लम शुरू में बता दूं, है ना, फिर उन जैसे स्ट्रक्चरल चैलेंज, स्ट्रक्चर चेंज बताए, फिर उन स्ट्रक्चर चेंज की अपॉर्चुनिटीज बताई, फिर उन्हीं स्ट्रक्चरल चेंज के चैलेंजेस बताए। एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल चेंज उठाया, उसके अपॉर्चुनिटीज बताई, चैलेंजेस बताई, और उसके एक वे फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो अपना तरीका है ना। अगर आपको लग रहा हो थीम बड़ा है, वहीं पे शुरू करके खत्म किया जा सकता है तो कर दो, कौन रोक रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा तुम जब आप लिखने लगते हो तब आपको समझ आता है कौन सा, और ये ना हर ऐसे में अलग होता है, कौन सा कैसा फिट कर रहा है वो वहीं समझ आता है। अब एक बड़ा थीम आप डिस्कस करो और आपको पता है बाद में वो कनेक्ट नहीं करेगा तो वहीं खत्म कर दो ना। ये चीज ऐसी होती है कि जब एक सिमिलर थीम्स होते हैं, अब जो सोल्यूशन है वो सिमिलर है, अगर सारी प्रॉब्लम्स के लिए सिमिलर सॉल्यूशन है तो हम क्या करते हैं, एक साथ सॉल्यूशन लिखते हैं। जब हमको ये लग रहा है कि ये थोड़ी प्रॉब्लम भी अलग है, सोल्यूशन भी अलग है, तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट होता है, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट हर जगह यही होना चाहिए, ठीक है। फिर हर एक में अपॉर्चुनिटी, हर एक में चैलेंज, और फिर फाइनली जब ये ऐसे करते हैं, चलो इतने थीम्स हमने सोच लिए, बहुत है ये। नॉर्मली एक ऐसे में कितने थीम लिखोगे, 5,
मैक्स 6, उससे ज्यादा नहीं लिखे जाता। आप सोचो ना, टाइम फिक्स्ड है तो 4 या 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो मतलब उससे तो ऊपर ही है ये। बट फिर फाइनली यहाँ पर अब कंक्लूजन की बारी कि कंक्लूड कैसे करें। ऐसे में हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कि महाराज आज आपको ऐसा कुछ पता लगने वाला है, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 2 3 4 5 तो कुछ कुछ ज्ञान उनको दिया, और लास्ट में फिर से ऐसे नहीं होता कि वो जब बंदा कोई आता था ढोल बजा के ऐसे एंट्री होती है, किसी का स्वागत हो रहा है, फिर जब विदाई भी होती है तो वो भी तो प्रॉपर ऐसे ढोल ढोल बजा के ऐसे इज्जत दे के होनी चाहिए ना। तो वही है कंक्लूजन में भी ना, मतलब कुछ पहले ही सोच लेना चाहिए कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बात करनी है और कंक्लूजन में फिर से क्या बात करनी है। तो अचानक से ना ऐसे ढोल जैसा बजा दिया कि बंदा जाग जाना चाहिए, और लास्ट में वो सब्सटैंशियल पैराग्राफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लाइन लिखी और हो गया कंक्लूजन। कई बार क्या होता है ना, हम कंक्लूजन के 4 पैराग्राफ्स लिख देते हैं, बट फिर उसको नहीं समझ आएगा ना कंक्लूजन कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि पहले हम लिखे कंक्लूजन फिर उसको अंडरलाइन करें फिर हम कंक्लूजन शुरू करें। लास्ट में एक बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए, अराउंड 1 पेज है ना, पौना पेज या 1 पेज आप लिखो कम से कम, जो कंक्लूजन की तरह दिखे, और वहां पर आप ये बात करो। तो अब जैसे हम बात करेंगे तो उसमें वही मेन शब्द होने चाहिए, कौन कौन से, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चरल चेंज, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो कोई भी या तो आज पे आ जाओ, तो कोई बड़ी स्कीम पकड़ लो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई मेजर फैक्ट है, या कहीं पर हमको है ना प्राइज मिला हो, कोई गवर्नमेंट आज ऐसा कर रही है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, हिमाचल में ऐसा हो रहा है, या खींच लो, टेम्पोरली खींच लो कि जिस क्षेत्र में है ना लोग भूखे रह जाते थे, आज वहां पर है ना हम फूड सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो चेंजेस आए हैं है ना, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आए हैं, कि कैसे इवन दो चैलेंजेस हैं बट ओवर द पीरियड कैसे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर वी शुड बी रेडी, क्योंकि नए चैलेंजेस आएंगे है ना, वो नए चैलेंज, और हमने कैसे उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना है। तो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदला जा सकता है, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ना, विद द यूज ऑफ है ना एक ह्यूमन रिसोर्स, कैसे उसको कन्वर्ट करे अपॉर्चुनिटी, ताकि हमारा फ्यूचर एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल रहे। क्योंकि चाहे जो भी हो है ना, एग्रीकल्चर इज द की टू लाइफ। कुछ भी ऐसा कि मतलब ना इंसान खुश हो जाए कि हाँ बंदे ने ठीक बात करी है, तो जरूरी है। ओवरऑल अगर आप समझोगे ना जो हमने अभी तक बातें करी, इसमें क्या ये चीज समझ आ रही है कि भले ही हम घर से जो मर्जी पढ़ के गए हो, जब हम ऐसे लिख रहे हैं वो लिखना है जो पूछा हुआ है, और मेरा जो ज्ञान है वो सारा ऐसे यूज कर लेना है कि जैसा पूछा था बस उसके हिसाब से, और हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। और थीम शिफ्टिंग होनी चाहिए। थीम शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जैसी बात नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके की बात इंट्रोड्यूस करते रहो। एक ही चीज को भी बताना है तो अलग अलग डायमेंशन रिपीट करो, अलग अलग एग्जाम्पल से समझो, तो ज्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है।